टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स करना है, ठीक है। आपको पता है ना सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड जिसके नीचे आपने बॉल कर दी, और जो घड़ियां होती हैं उनमें भी कभी कभी शो के लिए पेंडुलम होता है। कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, यूं मूव करता है पेंडुलम, है ना। तो अब इसी पेंडुलम से रिलेटेड हम टर्म निकालेंगे, वही साउंड वेव्स के लिए भी है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है वो भी तो ऐसे मूव करता है पार्टिकल, जब उस पर एनर्जी आती है तो, है ना, या ऐसे कर लो ऊपर नीचे। तो अब उसी से हम पढ़ेंगे। तो पहला हम लोगों का जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। ये आपको डिफाइन करना है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, देखो एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है। ये टर्म हमें करनी है। सेम साउंड के उसमें भी होता है वैसे भी। अब देखो ये बॉब है, ये जो बीच वाली पोजीशन होती है इसे हम मेन पोजीशन कहते हैं। ये यहां से यहां गया, जितना ये आगे तक जाएगा वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम और फिर मीन। तो यहां से जो शुरू हुआ ये पूरा, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलरेशन। ओके, जो पूरा उसका मूवमेंट है, द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एंड बैक टू इट्स एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलरेशन। मतलब ये ऐसे ले रहा है, यहां से शुरू हुआ, आप इधर गए, फिर इधर आ गए, तो बात तो एक ही है, पूरा वन ऑसिलरेशन है। अब इस वन ऑसिलरेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलरेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1/t, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। आप रेसिप्रोकल ले लो ना तो फ्रीक्वेंसी आता है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि एक सेकंड में जितनी बार वो ऑसिलरेट हुआ उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डिफाइन क्या है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलरेशन मेड बाय सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आइए एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम वो एक्सट्रीम में जाएगा, चाहे वो राइट में जाए, जितना राइट में जाएगा उतना ही वो लेफ्ट में जाएगा। तो जितना वो अपने उससे परे हटेगा उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू ईदर साइड ऑफ द एम्पलीट्यूड, टू ईदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम ये पार्टिकल का लेते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स है ऑब्जेक्ट के, ये पास पास होते हैं ना, जब साउंड ट्रैवल होती है तो वो इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, ऐसे मूव करेंगे। पहले यहाँ गया, यहाँ मीन पोजीशन पे आया, एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया। तो ये जब ऐसे करते हैं तो ऐसे ये दूसरे पार्टिकल को भी छेड़ देते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है साउंड। अब देखो जो मैं इसको कैसे, साउंड वेव को मैं कैसे इस पे रिप्रेजेंट करती हूँ। पहले ये रेस्ट पे था, अब ये कितना इधर गया, लेफ्ट में गया, राइट में गया, इसको मैंने यहाँ ऊपर ले लिया, ये इतना लेफ्ट में गया, राइट, कितना गया लेफ्ट में, वो यहाँ ले लिया, हो गया। ये कितना राइट में गया, कितना लेफ्ट में गया। राइट में गया तो मैंने ऊपर का कर्व बना लिया, लेफ्ट में गया तो मैंने, और ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, यानी ये अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना मूवमेंट हटा। जैसे इसका होगा तो इसका ज्यादा होगा ना, इसका कम होगा, ठीक है, ये ऐसे। और ये जो है ना, ये है आपका एक बार वही एक ऑसिलेशन है, पूरा वन ऑसिलेशन है ना ये पूरा यहां तक, ठीक है ना। कैसे मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, पहले यहां गया, यहां आ गया, फिर यहां आया, अपनी यूजर पोजीशन पे ही आ गया, फिर कहां गया, इधर गया, वो मैंने यहां बनाया, फिर इधर वापस आया, वो मैंने यहां बनाया। तो हो गया ना आपका वन ऑसिलरेशन। और इसको ये टाइम है, जितना इसे टाइम लगा कंप्लीट करने में एक ऑसिलरेशन, वो आपका टाइम पीरियड आ गया। यहाँ टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ डिस्टेंस मीटर में, और यहाँ सेकंड में टाइम, क्योंकि ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ये ऐसे, अब ये फिर से होगा ना, ट्रैवल होगा, तो ऐसे आपका ये चलता है। और इसमें ये सारा टाइम पीरियड भी आ गया।
अब ये सब हमने आपको क्यों समझाया, कई बुक्स में सिंपल पेंडुलम लेके करवाया गया है जो मैंने ओरल डिफाइंस बोल दी, और ये साउंड के उसमें भी क्यों प्रोड्यूस होती है उससे आपको समझ आ गया। तो ये साउंड पार्टिकल्स का भी हमने बना दिया, सेम सारा ऐसा ही है, बॉब की तरह ही हो रहा है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड चाहिए। पहली है पिच, ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पिच, पिच जो होती है ना वो होती है श्रिलनेस। कोई आवाज़ कानों को एकदम चुभती है और कोई नहीं चुभती। तो जो फीमेल हैं और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो साउंड होती है ना वो श्रिल होती है, यानी उनकी पिच ज़्यादा होती है, और जो मेल की होती है ना उसकी पिच कम होती है। तो मेल में श्रिलनेस नहीं होती। अब इसका क्या रीज़न है, जो पिच है ये इंपॉर्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इससे क्या पता चला, हमारा जो वोकल कॉर्ड है फीमेल्स का और उसका, तुम्हें पता जब वाइब्रेट होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है ना, यानी कि वो 1 सेकंड में ज़्यादा वाइब्रेट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 सेकंड में जितनी बार वो ऑसिलेट हुआ। तो जो मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं और जो बच्चे हैं उनमें ये वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, और मेल्स में कम होती है। अब वो स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है वोकल कॉर्ड का कि वो कम वाइब्रेट होता है, तो उसमें पिच का फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो मेल की साउंड जो है वो ग्रेव होती है, ग्रेव कहते हैं उसका अपोजिट, श्रिल टू ग्रेव। देखिए अब मैं आपको ग्राफ पे समझाती हूँ। जैसे हमारा यहाँ टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ तक पूरा मेरा 1 सेकेंड है। एक मेरे पास ये है, मेरा तो ऐसे रफ फिगर बन रहा है, ये इक्वल होगा ये, और एक मेरे पास है ये वाला फिगर। देखिए एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये वाली साउंड की पिच ज़्यादा है, इस साउंड की पिच कम है। यहाँ श्रिलनेस है, यहाँ श्रिलनेस कम है, या कहो नहीं है। देखो ये वाले सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन और बच्चों की आवाज़ श्रिल होती है एज कंपेयर टू मैन। क्यों? क्योंकि जो उनके शॉर्ट वोकल कॉर्ड होते हैं इसलिए वो हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, तो हाई पिच्ड साउंड होती है। मैंने कहा ना स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो ये आपके वाई वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी और मॉस्किटो की हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए उनकी आवाज़ श्रिल होती है। रात को कोई मच्छर आ जाए, मॉस्किटो तो सोना मुश्किल हो जाता है। वो जो आपका कान में आवाज़ आती है ना, चुभती है, वो इसी वजह से होती है, श्रिलनेस ज़्यादा होती है। ऐसे ये तबला और फ्लूट का, इसको आप अपने आप पढ़ लेना। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है लाउडनेस, यानी वॉल्यूम हाई है या वॉल्यूम लो है। ठीक है, तो अब आवाज, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फेंट साउंड। ओके, अगर पिच भी सेम है तो भी लाउड है या फेंट है वो किससे पता चलता है? लाउडनेस प्रॉपर्टी से। अब लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे, राइट। अब देखो एम्पलीट्यूड पे कैसे, फिर से हम ये बनाते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या था, यहां देखो ये था ना, ये डिस्टेंस जो वो होगा, पिच में वो फ्रीक्वेंसी में सेम ले रही हूं, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी में कहना ये गड़बड़ हो गया, इसको मैं यहां बना देती हूं, फ्रीक्वेंसी सेम है। ये देखो ऐसे, यहां देखो एम्पलीट्यूड और यहां देखो, ये इसका डबल है ना। तो अब इस वाले में लाउडनेस ज्यादा है और इस वाले साउंड में लाउडनेस कम है। ओके, तो ये होता है। और एक और बात है, जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मान लो यहां पे एम्पलीट्यूड आपका x है और यहां कितना हो गया? 2x। तो अब यहां जो है ना लाउडनेस कितनी हो जाएगी? यानी 4 गुना इसकी, इसकी लाउडनेस से 4 टाइम्स है, क्योंकि वो स्क्वायर उस पर डिपेंड करती है। अब जो लास्ट है ना वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है?
देखो अब दो साउंड्स हैं, उनकी पिच भी सेम है और उनके एम्पलीट्यूड भी सेम है। भाई जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे एक तबला की और एक सितार की ले लो, हमने उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि दोनों की एम्पलीट्यूड भी सेम है और पिच भी सेम है। फिर भी हम पता कर लेंगे कि तबला की साउंड है ये सितार की है, तो वो हमें कैसे डिस्टिंग्विश होता है, वो ये है क्वालिटी। तो क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड दैट इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट सोर्सेज। और ये किस पे डिपेंड करती है? वेव फॉर्म पे। ये किस पे डिपेंड करती है? वेव फॉर्म पे। ओके, अब इसको आप कैसे कहोगे? अब देखिए एक और फ्रीक्वेंसी में इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि जो हमारे कान है ना वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इससे कम से नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा भी नहीं सुन सकते। ओके, तो ऐसी जो आवाज हम सुन सकते हैं साउंड इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच की, उसे हम कहते हैं ऑडिबल साउंड्स। ओके, अब हम 20 हर्ट्ज से कम की साउंड नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड नहीं सुन सकते, तो इसको हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड्स, जो हम नहीं सुन सकते। तो डिफरेंस बिटवीन ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक्स, राइट। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड होती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो तुम लोगों ने सुना होगा, लोग होते हैं ना बीमार होते हैं तो कहते हैं मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला है। तो वो अल्ट्रासाउंड क्या है? वो यही है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड्स बॉडी में वेव्स डालते हैं और उससे फिर वो इमेजेस लेते हैं, तो वो यही अल्ट्रासाउंड है। अब कुछ जानवर इन अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं जिनसे उनको जो अर्थक्वेक है ना, क्योंकि अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट हुआ वो वाइब्रेशन अर्थ में ट्रैवल करती है ना, तो उनकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो कुछ जानवर सुन लेते हैं, इसलिए उनको पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो जो अर्थक्वेक होता है ना उसमें ना इंफ्रासाउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स नहीं प्रोड्यूस होती। ओके, तो इसलिए वो जो सुन सकते हैं ना, आपके डॉग सुन सकता है, तो उनको तभी वो पता चल जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं वो, तो उनको पता चल जाता है। अब बैट जो है ना वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकता है, और वो किस लिए करता है उसे आपको पता है, रात को उसको नहीं दिखता, तो वो क्या करता है अपनी बॉडी से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी उसका प्रे है उसकी बॉडी पे वो अल्ट्रासाउंड जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, अगर वो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर उसके पास आ गई ना तो वो पहचान जाता है कि मेरा शिकार है, तो वो ऐसे अपना अल्ट्रासाउंड को अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है, लोकेट करने के लिए। ओके, और डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड्स को यूज करती है ओशन में रास्ता अपना पाथ फाइंड आउट करने के लिए। ओके।